हम जिस पहाड़ी पर आए थे उससे 200 गज नीचे पहाड़ी पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था जिसमें से रेन वाटर बाहर निकला था। यहां से नाला शुरू होता था। ये गड्ढा, जिसकी गहराई 15 फीट थी, कई साल पहले बनाया गया था और अब ओक के पेड़ के साथ ऐश सेपलिंग्स यानी राख के पौधे जो 10 से 12 फुट ऊंचे उग आए थे, उन्होंने उसे ढक दिया था। इन पौधों और गड्ढे के बीच एक छोटी सी खुली जगह थी जिस पर बाघ ने अपना शिकार रखा था। मुझे गाय के मालिक से सहानुभूति हो सकती थी जब उसने आंखों में आंसू भरते हुए मुझे बताया था कि वह जानवर जो हमारे सामने मरा पड़ा था, उसने उसे पाला था और वह हमारी पसंदीदा थी। जानवर के शरीर का कोई भी हिस्सा छुआ नहीं गया था। जाहिर तौर पर बाघ इसे आराम से खाने के लिए यहां लाया था। अब बैठने के लिए जगह ढूंढनी थी। नाले के दोनों ओर कई बड़े ओक के पेड़ थे, लेकिन उन पे चढ़ा नहीं जा सकता था और आस-पास कोई पेड़ नहीं था जिससे किल पर नजर रखी जा सकती थी। किल से 30 गज नीचे और नाले के बाईं ओर एक छोटा मोटा होली का पेड़ था। इस पेड़ की शाखाएं काफी अच्छी और बड़ी थीं और जमीन से 6 फीट ऊपर एक मजबूत शाखा थी जिस पर मैं बैठ सकता था, और एक दूसरी शाखा थी जिस पर मैं अपने पैर रख सकता था। तीनों व्यक्तियों ने मेरे जमीन के इतने करीब बैठने का कड़ा विरोध किया। हालांकि मेरे बैठने के लिए कोई और उपयुक्त जगह नहीं थी, इसलिए होली का पेड़ ही था जिस पर मुझे बैठना पड़ा। आदमियों को विदा करने से पहले मैंने उन्हें निर्देश दिया कि वे उस झोपड़ी में जाएं जहां मैं पिछली शाम गया था, और जब तक मैं उन्हें बुला ना लूं या जब तक मैं उनके साथ ना हो जाऊं, तब तक वहीं मेरा इंतजार करें। घाटी के पार की दूरी लगभग आधा मील की थी, और हालांकि वे लोग ना तो मुझे देख पा रहे थे और ना ही किल को। मैं होली के पेड़ की पत्तियों के माध्यम से झोपड़ी को देख पा रहा था। मेरे लोगों ने मुझे शाम 4 बजे छोड़ दिया और मैं पेड़ की शाखा पर बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी पश्चिम की ओर थी और बाघ शायद सूर्यास्त से पहले समय तक आगे नहीं बढ़ता। बाघ अपने शिकार को बारिश के पानी से बने गड्ढे में रखकर नाले में चला गया था, और यह मान लेना उचित था कि जब वह वापस आएगा तो उसी रास्ते से आएगा। इसलिए मैंने अपना सारा ध्यान नित किया, इस इरादे से कि बाघ को मैं तब गोली मारूं जब वह मेरे ठीक राइट एंगल पर हो। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैं उसे इतनी कम दूरी पर मार सकता था, और यदि दूसरे शॉट की आवश्यकता हो जाए तो मैं इसे प्राप्त करने की प्रति पूरी तरह से तैयार था। इसलिए मैंने अपनी राइफल के दोनों हैमर्स को कॉक कर लिया था। जंगल में सांभर, काकड़ और लंगूर के साथ बड़ी संख्या में तीतर, मैकपाई, बैबलर्स और थ्रशर्स भी थे, जिनमें से सभी बिल्ली परिवार के किसी सदस्य को देखकर कॉल्स देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बाघ के आने की पर्याप्त चेतावनी मिल जाएगी। लेकिन यहां मैं गलत था, क्योंकि एक भी अलार्म कॉल सुने बिना मैंने अचानक बाघ की आवाज को किल के पास सुना। पॉसिबली पानी पीने के लिए नाले में उतरने के बाद बाघ ने रिंगाल के घने जंगल का चक्कर लगाया होगा और मेरे सामने से गुजरे बिना वह अपने शिकार के करीब पहुंच गया होगा। मुझे इस बात से चिंता नहीं हुई। दिन के उजाले में बाघ किल पर रेस्टलेस रहता है, और मुझे यकीन था कि देर सबेर बाघ मेरे सामने खुले मैदान में आ ही जाएगा। वह लगभग 15 मिनट तक मांस के बड़े बड़े टुकड़े नोच नोच कर खाता रहा। तभी मेरी नज़र पहाड़ी की चोटी पर आ रहे एक भालू पर पड़ी। वह एक बहुत बड़ा हिमालयन ब्लैक बेयर था। अचानक वह रुक गया, ढलान की ओर मुंह करके मुड़ गया और फिर सीधा लेट गया। 1 या 2 मिनट के बाद उसने अपना सिर उठाया, हवा को सूंघा और फिर से लेट गया। पहाड़ों में दिन के उजाले में हमेशा की तरह हवा ऊपर की ओर बह रही थी, और भालू को बाघ की गंध के साथ मांस और खून की गंध मिल गई थी। मैं किल के थोड़ा दाहिने ओर था, इसलिए उसे मेरी गंध नहीं मिली थी। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, और मुड़े हुए पैरों और शरीर को जमीन से सटाकर उसने बाघ का पीछा करना शुरू कर दिया। उसे किल के पास जाने के लिए 200 गज की दूरी तय करनी थी।
एक भालू बाघों और तेंदुए की तरह चुपचाप किसी जानवर का पीछा करने के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी उसने दूरी को एक सांप की तरह आसानी से चुपचाप तय किया। भालू बाघ से उसका शिकार छीनना चाहता था। वह जितना करीब आता गया उतना अधिक सतर्क होता गया। ऊपर से भालू ने बहुत धीरे से छेद से नीचे देखा और फिर अपना सिर पीछे खींच लिया, और जब भालू इस स्थान से कुछ फुट की दूरी पर पहुंचा तो उसने खुद को पेट सहित जमीन पर गिरा लिया। मेरी उत्तेजना अब उस स्थिति में पहुंच गई थी जब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरा मुंह और गला सूख गया था। 2 अवसरों पर मैंने हिमालयन बेयर्स को बाघों के शिकार को अपने साथ ले जाते हुए देखा है, लेकिन दोनों ही मौकों पर बाघ वहां मौजूद नहीं था। और 2 मौकों पर मैंने भालू को तेंदुओं के पास जाते हुए भी देखा है, जो अपना शिकार खा रहे थे, और उन्हें भगाने के बाद वे उनका शिकार अपने साथ ले गए थे। लेकिन इस अवसर पर बाघ, जो उस समय एक बड़ा मेल था, उस समय किल के पास मौजूद था, और इसके अलावा वह तेंदुए की तरह भगाया जाने वाला जानवर नहीं था। मेरे दिमाग में यह विचार चल रहा था कि निश्चित रूप से ये भालू इतना मूर्ख नहीं होगा कि जंगल के राजा को अपने शिकार से बेदखल करने की कोशिश करेगा। लेकिन भालू का ऐसा ही इरादा था, और मौका तब आया जब बाघ एक हड्डी तोड़ रहा था। मैं नहीं जानता कि भालू इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था या नहीं। जब बाघ हड्डी को कुचल रहा था, तभी भालू ने खुद को किनारे पर खींच लिया और अपने पैरों को अपने नीचे इकट्ठा करके एक शक्तिशाली चीख के साथ खुद उस गड्ढे में कूद पड़ा। मैं कल्पना करता हूं कि चीख का उद्देश्य बाघ को सिर्फ डराना था, लेकिन भालू की जोरदार चीख का जवाब बाघ ने एक जोरदार शक्तिशाली दहाड़ से दिया। जंगल में लड़ाई बहुत दुर्लभ है, और मेरी जानकारी में यह केवल दूसरा मामला था जहां जानवरों की विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से सिर्फ लड़ना चाहती थी, ना कि एक दूसरे को अपना खाना बनाना चाहती थी। मैंने लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन मैंने इसका प्रत्येक विवरण सुना था। प्रतिबंधित क्षेत्र के एक खोखली सी जगह में लड़ाई की आवाज बहुत भयानक थी, और मैं आभारी था कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं था। दोनों प्रतियोगी अपने आप को एक दूसरे के वार से डिफेंड करने में सक्षम रहे थे। समय तब ठहर जाता है जब तेजी से धड़कते दिल से दौड़ती खून की हर बूंद उत्तेजना से झंझना जाती है। लड़ाई 3 मिनट तक चली होगी, या हो सकता है लंबे समय तक चली हो। वैसे भी जब बाघ को लगा कि उसने भालू की पर्याप्त पिटाई कर दी थी, तो उसने लड़ाई तोड़ दी और तेज सरपट दौड़ता हुआ मेरे सामने खुले मैदान में आ गया। उसके पीछे पीछे भालू भी चिल्लाता हुआ आ रहा था। जैसे ही मैं बाघ के बाएं कंधे पर अपनी राइफल की नजरें जमा रहा था, वह तेजी से बाईं ओर मुड़ गया और 20 फुट चौड़े नाले को छलांग लगाकर सीधा मेरे पैरों पर आ गिरा। जब वह हवा में था तो मैंने उस पर गोली चलाई, और जैसा कि मैंने सोचा था, गोली सीधे उसकी पीठ में जा लगी थी। मेरे शॉट का स्वागत बाघ की गुस्से भरी गुरगुराहट के साथ किया गया था। कुछ गज तक वह चलता रहा और फिर सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा कि मैंने उसके दिल में गोली मार दी थी और वह वहीं मर गया होगा। कुछ गज तक वह चलता रहा और फिर सन्नाटा छा गया। एक .500 मॉडिफाइड कॉर्डाइट राइफल को कहीं भी दागने पर काफ़ी आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ नाले में इसकी आवाज़ तोप की तरह सुनाई दी गई थी। इस विस्फोट का भालू पर ज़रा भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। भालू बाघ के करीब आ रहा था, लेकिन उसने उतनी तेज़ी से छलांग लगाने की कोशिश नहीं की जितनी बाघ ने की थी। वह एक किनारे से नीचे उतरता हुआ दूसरे किनारे तक सीधे मेरी ओर आ गया था। मेरी उस जानवर को गोली मारने की कोई इच्छा नहीं थी जिसमें बाघ को उसके शिकार से भगाने का दम हो, लेकिन उस चिल्लाते हुए भालू को अपने और भी करीब आने देना पागलपन होता। इसलिए जब वह मुझसे कुछ फीट की दूरी पर था, मैंने अपनी राइफल के लेफ्ट बैरल से उसके चौड़े माथे में गोली मार दी। धीरे धीरे वह अपने पेट के बल किनारे से नीचे की ओर सरकता रहा और फिर ढेर हो गया। जहां एक क्षण पहले जंगल क्रोधपूर्ण संघर्ष और भारी राइफल के विस्फोटों से गूंज रहा था, वहां अब सन्नाटा था। और जब मेरे दिल की धड़कन अपने सामान्य रूप से धड़कने लगी,
तो मैंने एक सिगरेट जलाने का सोचा। राइफल को अपने घुटनों पर रखकर सिगरेट केस और माचिस को टटोलने के लिए मैंने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाल दिए। उसी क्षण मेरी नज़र दाहिने ओर कुछ हलचल पर पड़ी और मैंने अपना सिर घुमाकर देखा तो बाघ तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह खुला मैदान जिस पर वह 1 या 2 मिनट पहले सरपट दौड़ा था, वह अब वहां खड़ा होकर मुझे नहीं बल्कि अपने मरे हुए दुश्मन को देख रहा था। मैं जानता हूं कि इन घटनाओं के बारे में बताते हुए स्पोर्ट्समैन यानी शिकारी मुझ पर खराब शूटिंग और घोर लापरवाही का आरोप लगाएंगे। खराब शूटिंग के आरोप के खिलाफ मेरे पास कोई बचाव नहीं है, लेकिन मैंने लापरवाही नहीं की थी। जब मैंने गोली चलाई, जैसा कि मैंने सोचा था कि मैंने बाघ की पीठ में गोली मार दी है, तो मुझे यकीन हो गया था कि मैंने उसे घातक चोट पहुंचाई थी और बाघ का आवाज़ ना करने से मुझे लगा कि बाघ रास्ते में ही मर गया होगा। मेरी दूसरी गोली ने भालू को मार डाला था, इसलिए जब मैं पेड़ पर था तब राइफल को अपने घुटनों पर रखने से पहले उसे फिर से लोड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाघ को जीवित और सुरक्षित देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने तुरंत कार्रवाई की। राइफल अंडर लीवल मॉडल की थी। इसमें ट्रिगर गार्ड पर 2 लग्स द्वारा लीवर को अपनी स्थिति में रखा जाता है। इससे राइफल को तेजी से लोड करना मुश्किल हो गया था और इसके अलावा एक्स्ट्रा कारतूस मेरे ट्राउजर की जेब में थे। खड़े होने पर इसे प्राप्त करना आसान था, लेकिन पतली शाखा पर बैठने पर इतना आसान नहीं था। क्या बाघ को पता था कि भालू मर गया था और क्या वह दूसरे हमले से बचने के लिए उस पर नज़र रख रहा था? मुझे नहीं पता। खैर, वह धीमी गति से कैंटर में खड़ी पहाड़ी के पार चला गया और 40 गज दूर एक स्थान पर पहुंच गया जिसका मैं सबसे अच्छा वर्णन कर सकता हूं। 11 बज रहे थे और वह चट्टान के एक बड़े टुकड़े से गुजर रहा था। केवल एक बैरल लोड के साथ मैंने राइफल उठाई और गोली चला दी, पर वह खराब लैंडिंग के साथ बगल में गिर पड़ा। फिर अपने पैरों पर लड़खड़ाया और हवा में अपनी पूंछ के साथ पहाड़ी के कंधे के चारों ओर घूम गया। स्टील बेस वाली नरम गोली बाघ के चेहरे से कुछ इंच दूर चट्टान पर जा लगी थी और ब्लोबैक ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। शांति से सिगरेट पीने के बाद मैं पेड़ से नीचे उतरा और भालू को देखने गया। मैंने पाया कि जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा वह बड़ा निकला। बाघ के साथ उसकी लड़ाई बहुत खतरनाक वाली थी, क्योंकि कई गहरे घावों से खून उसकी गर्दन पर उसके मोटे बालों के माध्यम से गिर रहा था और उसकी खोपड़ी के अंदर की हड्डी तक अब दिख रही थी। भालू जैसे सख्त जानवर के लिए ये घाव अपने आप में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जो बात मायने रखती थी और जिस बात ने उसे परेशान किया था वह थी वो चोट जो उसकी नाक पे लगी थी। सभी पुरुषों को नाक पर प्रहार किए जाने से नाराजगी होती है, और ना केवल भालू को उस कोमल स्थान पर मारा गया था, बल्कि उसकी नाक के आधे हिस्से को फाड़ दिए जाने से चोट में अपमान की भावना भी जुड़ गई थी। भालू के पास बाघ के पीछे जाकर उसे मारने के पर्याप्त कारण थे, लेकिन वह भूल गया था कि मेरी भारी राइफल उसे देख रही थी। मेरे पास अपने आदमियों को बुलाने या भालू की खाल उतारने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए मैं उन्हें झोपड़ी में इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा और रात होने से पहले रेस्ट हाउस में वापस आ गया, क्योंकि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक आदमखोर तेंदुआ भटक रहा था। मेरे आदमी और दर्जनों ग्रामीण जो झोपड़ी में एकत्र हुए थे मुझे देखने के लिए घाटी की ओर देख रहे थे, और जब मैं उनके सामने आया तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। बाला सिंह बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि इकट्ठे हुए लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मरा हुआ आदमी वापस लौट आया हो। हमने आपको सलाह दी थी कि ज़मीन के इतने करीब ना बैठें, बाला सिंह ने कहा, और जब हमने आपकी पहली चीख सुनी, उसके बाद बाघ की दहाड़ सुनी, तो हम आश्वस्त हो गए कि तुम्हें पेड़ से खींच लिया गया है साहब, और तुम अब बाघ से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होगे। फिर जब बाघ ने दहाड़ना बंद कर दिया और आप चिल्लाते रहे, तो हमने सोचा कि बाघ आपको अपने साथ ले जा रहा है। इसके बाद हमने आपकी राइफल से 2 गनशॉट्स की आवाज़ सुनी
और उसके बाद तीसरी गोली चली और हम बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि एक आदमी जिसको बाघ अपने साथ ले जा रहा था वो अपनी राइफल से फायर कैसे कर सकता था। और जब हम आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तभी आप अचानक से प्रकट हो गए और हम निशब्द हो गए। तो जो लोग आवाजें सुन रहे थे उन्हें भालू की चीख मेरी चीख लगी थी, क्योंकि भालू लगातार चिल्ला रहा था। बाला सिंह ने मेरे लिए एक कप चाय तैयार की, जबकि मैं लोगों को उस लड़ाई के बारे में बता रहा था जिसे उन्होंने सुना था, और साथ ही में उस भालू के बारे में जिसे मैंने गोली मार दी थी। भालू की चर्बी को गठिया के इलाज के रूप में महत्व दिया जाता है, और जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे उसकी चर्बी नहीं चाहिए और वह इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, तो पुरुषों को बहुत खुशी हुई। अगली सुबह मैं भालू की खाल उतारने के लिए निकल पड़ा। मेरे साथ उन लोगों की भीड़ थी जो न केवल चर्बी का हिस्सा पाने के लिए उत्सुक थे, बल्कि उस जानवर को देखने के लिए भी उत्सुक थे जिसने बाघ से लड़ाई की थी। मैंने कभी भालू को नापा या तोला नहीं है, लेकिन बहुत से भालू देखे हैं, और उस सुबह मैंने जो भालू की खाल उतारी वह सबसे बड़ी थी, और मैंने अब तक का अपना सबसे मोटा हिमालयन भालू देखा। जब भालू की चर्बी और अन्य बेशकीमती हिस्सों को विभाजित किया गया, तो लोगों के एक बहुत खुश समूह ने अपना चेहरा डाबीधुरा की ओर कर लिया, और उनमें से सबसे खुश बाला सिंह था, जो गर्व से अपनी पीठ पर भालू की खाल को बांधकर ले गया था। बाघ अपना भोजन खत्म करने के लिए वापस नहीं लौटा, और शाम तक गिद्धों ने गाय और भालू की हड्डियां चुन ली थी। चर्बी से ढके भालू की खाल उतारना बहुत कठिन काम होता है। इसके बाद मैं एक गर्म स्नान और नाश्ते के लिए रेस्ट हाउस में वापस आ गया। यहां मेरी मुलाकात एक बहुत उत्तेजित वन रक्षक से हुई, जिसका हेडक्वार्टर दाबीधुरा में था। वह पिछली रात एक बीट के पास गश्त कर रहा था, और उस सुबह डाबीधुरा लौटने पर उसने बनिए की दुकान पर उस भालू के बारे में सुना था जिसे मैंने गोली मार दी थी। उसे अपने पिता के लिए भालू की चर्बी की जरूरत थी, जो गठिया से पीड़ित थे। ऐसा माना जाता है कि भालू का मांस खाने से गठिया जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। चर्बी का हिस्सा पाने की कोशिश करने के दौरान उसने तेजी से दौड़ते हुए मवेशियों के एक झुंड को देखा। उनके पीछे एक लड़का आया, जिसने उसे सूचित किया कि एक बाघ ने उसकी एक गाय को मार डाला था। वन रक्षक को अंदाजा था कि मवेशी कहां चरने जाते थे और बाघ ने उन पे कहां हमला किया होगा। बाला सिंह और अन्य लोगों को धाबीधुरा में रहने को बोलकर मैं किल का पता लगाने के लिए फॉरेस्ट गार्ड के साथ चल पड़ा। ऊपर की ओर हम 2 मील या उससे अधिक तक चले, जब तक कि हम एक छोटी घाटी पर नहीं पहुंच गए। इस घाटी में फॉरेस्ट गार्ड को लगा कि गाय की हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले ही अल्मोड़ा के गोरखा डिपो में पुरानी दुकानों की नीलामी हुई थी, और मेरे साथी ने खुद को एक उपहार दिया था जो उसके शू साइज से बड़े थे। इन खराब हालत वाले जूतों में वह मुझसे आगे चल रहा था, जब तक हम घाटी के किनारे पर नहीं पहुंचे थे। यहां मैंने उसके जूते उतरवाए, और जब मैंने उसके पैरों की हालत देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो आदमी सारी जिंदगी नंगे पैर रहा था, मैंने बड़े जूते इसलिए खरीदे क्योंकि मुझे लगा कि वे आने वाले समय में सिकुड़ जाएंगे साहब, ऐसा उसने मुझसे कहा। लगभग 5 एकड़ की नाव के आकार की घाटी विशाल ओक के पेड़ों से घिरे एक समुंदर पार्क की तरह थी। जिस तरफ से मैं घाटी के संपर्क में आया था, वहां से जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर झुकी हुई थी और झाड़ियों से मुक्त थी, लेकिन दूर की तरफ पहाड़ी कुछ बिखरी हुई झाड़ियों के साथ और अधिक खड़ी हो गई थी। मैं कुछ मिनटों के लिए घाटी के किनारे पर खड़ा रहा और जमीन के हर फुट को स्कैन किया, लेकिन मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, और फिर मैं वन रक्षक के साथ घास की ढलान पर चला गया, जो अब चुपचाप नंगे पैर चल रहा था। जैसे ही मैं घाटी के तल पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक बड़े क्षेत्र में मृत पत्तियां और सूखी टहनियां एक साथ खरोंच कर एक बड़े से ढेर में समा दी गई थी। हालांकि गाय का कोई अंग नजर नहीं आया, मैं जानता था कि इस मृत पदार्थ के ढेर के नीचे बाघ ने अपना शिकार छिपा रखा था, और बड़ी मूर्खता से मैंने अपने साथी को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि वन रक्षक होने के बावजूद भी वो ये नहीं जानता था कि बाघों को अपने शिकार को छुपाने की आदत होती है। जब एक बाघ अपने शिकार को छुपाता है
तो ये आम तौर पर एक संकेत है कि उसका इरादा इसके पास लेटने का नहीं है, लेकिन हमेशा ये मान लेना सुरक्षित नहीं होता है। पत्तों और टहनियों के ढेर से थोड़ा आगे पहाड़ी 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर चली जाती थी और पहाड़ी से कुछ गज ऊपर झाड़ियों का एक छोटा सा झुरमुट था। जब मैं इन्हें देख रहा था तो मैंने बाघ को देखा, जो जमीन पर एक छोटे से टुकड़े पर लेटा हुआ था और उसके पैर मेरी ओर थे। फिर वह पलट गया और उसने अपनी पीठ मेरी ओर कर दी। मैं उसके सिर का हिस्सा और उसके कंधे से पिछले हिस्से तक उसके शरीर को देख सकता था। सिर पर गोली मारने का सवाल ही नहीं उठता था। मांस पर घाव करने का आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास दोपहर और शाम का पूरा समय था और क्योंकि देर सवेर बाघ को खड़ा होना ही था, इसलिए मैंने बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही मैं इस निर्णय पर पहुंचा, मैंने अपनी बाईं ओर एक हलचल देखी और जब मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक भालू चुपचाप घाटी की ओर शिकार की ओर आ रहा था। उसके पीछे पीछे 2 आधे विकसित शावक यानी 2 हाफ ग्रोन कब्स आ रहे थे। भालू ने स्पष्ट रूप से बाघ को गाय को मारते हुए सुना था। मैंने बाघ को शांत होने का समय दिया, जैसे कि मैंने कई मौकों पे किया था, और अब मादा भालू वह जांच करने आ रही थी। जब तक एक भालू के पास कोई विशेष कारण नहीं होता है, वह दोपहर के समय इधर उधर नहीं घूमते हैं। यदि मैं किल से कुछ फीट की दूरी के बजाय घाटी के मुहाने पर खड़ा होता तो मेरा मानना है कि मुझे एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य देखने को मिलता, क्योंकि अपनी तीव्र गंध के कारण किल को खोजने पर भालू इसे उजागर करना शुरू कर देता। इससे बाघ जाग जाता और मैं इस बात को मान नहीं सकता कि बाघ अपने शिकार को बिना किसी लड़ाई के छोड़ देता और दोनों के बीच की लड़ाई देखने लायक होती। वन रक्षक, जो इतने समय से मेरे पीछे चुपचाप खड़ा था, उसकी नजर अब भालुओं पर पड़ी और ऊंची आवाज में वह बोला, देखो साहब, भालू भालू। बाघ एक पल में उठ गया और दूर चला गया, लेकिन उसे लगभग 20 गज के खुले मैदान को पार करना था। और जैसे ही मैंने उस पर अपनी नजरें जमाई और राइफल का ट्रिगर दबाया, वन रक्षक को लगा कि मैं गलत दिशा में देख रहा हूं। उसने मेरी बांह पकड़ ली और उसे एक झटका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जहां मैं खड़ा था वहां से मेरी गोली उससे कुछ गज की दूरी पर एक पेड़ पर जा लगी। मेरा मन तो कर रहा था कि इसको जोर की एक डांट लगाऊं, पर फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। कहीं भी अपना गुस्सा खोना अच्छा नहीं होता, कम से कम जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं। वन रक्षक, जो नहीं जानता था कि ढेर में पड़ी पत्तियों का क्या मतलब है और जिसने बाघ को नहीं देखा था, इस धारणा के तहत था कि उसने खूंखार बालुओं पर मेरा ध्यान आकर्षित करके मेरी जान बचाई थी, इसलिए कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे शॉट से घबराकर भालू दूर भाग गए, जबकि मेरे साथी ने मुझसे आग्रह किया कि साहब मारो मारो, गोली मारो साहब। एक बहुत निराश वन रक्षक मेरे साथ डाबीदुरा की ओर वापस लौट रहा था और उसे खुश करने के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह किसी ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां मैं घोरल को मार सकता था, क्योंकि मेरे आदमी अभी भी मांस के बिना थे। तो एक कप चाय पीने के बाद हम अपने 2 आदमियों के साथ निकल पड़े। रेस्ट हाउस के बरामदे से पहाड़ी काफी दूर तक गिरती थी। इस पहाड़ी से नीचे वन रक्षक मुझे कुछ 100 गज तक ले गया, जब तक कि हम पहाड़ी के सामने से गुजरते हुए 1 फुट चौड़े घोरल ट्रैक पर नहीं आ गए थे। अब मैंने मोर्चा संभाल लिया और मैं दाहिनी ओर लगभग आधा मील आगे बढ़ गया था, जब एक चट्टानी चोटी आने पर मैंने एक गहरी खाई के पार दूर एक घोरल को देखा। यह एक नर घोरल था और हमारे बीच का फासला 200 गज से अधिक का था। अब यहां न केवल मेरे आदमियों के लिए मांस इकट्ठा करने का, बल्कि मेरी नई राइफल की सटीकता का परीक्षण करने का भी अवसर था। इसलिए लेटते हुए मैंने बहुत सावधानी से निशाना साधते हुए गोली चला दी। मेरे शॉट पर घोरल उस चट्टान पर नीचे गिर गया जिस पर वह खड़ा था। जब वन रक्षक और मैं धूम्रपान कर रहे थे, तब मेरे 2 आदमी घोरल को वापस लाने के लिए निकल पड़े। भालू की चर्बी में से अपने हिस्से से वंचित वन रक्षक को कुछ घोरल और उसकी खाल देने का वादा करके मैंने उसे खुश किया। उसने कहा कि वह अपने पिता के लिए एक सीट बनाएगा, जो बढ़ती उम्र
और घटिया के कारण अपना सारा दिन धूप में बिताते थे। अगली सुबह जल्दी घाटी का दौरा करने से मेरा संदेह पुख्ता हो गया था कि बाघ अपने शिकार के लिए वापस नहीं आया था, लेकिन भालू वापस लौट आए थे। जब तीनों भालुओं ने शिकार खत्म कर लिया था तो केवल हड्डियां ही बची थी, और जो कुछ भी बचा था उसे एक गिद्ध द्वारा खा लिया गया था। सुबह अभी भी जवान थी, इसलिए मैं उस दिशा में पहाड़ी पर चढ़ गया जहां एक दिन पहले बाघ चला गया था। मैं आदमखोर तेंदुए के पगमार्क की तलाश के लिए पहाड़ के ऊपर से नीचे लोहार घाट रोड तक गया। दोपहर को विश्राम गृह लौटने पर मुझे बाघ द्वारा की गई एक और हत्या के बारे में सूचित किया गया था। मेरा मुखबिर एक बुद्धिमान युवक था जो एक अदालती मामले में भाग लेने के लिए अल्मोड़ा जा रहा था, और मुझे यह दिखाने के लिए समय नहीं निकाल सका कि उसने बाघ को गाय मारते हुए कहाँ देखा था। इसलिए उसने मेरे लिए वरांडे के दरवाजे पर कोयले से एक स्केच बना दिया था। नाश्ते और दोपहर के भोजन के बाद मैं उस शिकार को ढूंढने के लिए उस जगह के लिए रवाना हुआ जिसका स्केच उस लड़के ने मेरे लिए बनाया था। अगर वह सही था तो वह जगह मुझसे 5 मील की दूरी पर थी जहां मैंने पिछले दिन बाघ को देखा था। मैंने पाया कि बाघ ने नदी के किनारे चर रहे मवेशियों के एक छोटे से झुंड पर हमला किया था, और नरम जमीन की स्थिति को देखते हुए बाघ को अपने द्वारा चुने गए शिकार को नीचे खींचने में कुछ कठिनाई का अनुभव हुआ था। 6 या 700 पाउंड वजन वाले बड़े और ताकतवर जानवर को मारना एक कठिन काम है, और एक बाघ इस उपलब्धि को पूरा करने के बाद आमतौर पर राहत की सांस लेता है। हालांकि इस अवसर पर बाघ ने गाय को मारते ही उसे उठा लिया था, जैसा कि खून की अनुपस्थिति ने संकेत दिया था। कल जिस स्थान पर बाघ ने अपने शिकार को मारा था उस स्थान पर उसने अपना शिकार छिपा लिया था, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि उसका इरादा अब अपने शिकार को वहां से हटाने का था। 2 मील तक मैंने घसीटे जाने के निशानों का पीछा किया। कुछ 100 गज चलने के बाद मुझे गाय के पिछले पैर 2 ओक के पेड़ों के बीच फंसे हुए मिले। जिस स्थान पर बाघ अपने शिकार के साथ पहुंचा था वहां पहाड़ी की चोटी पर 1 या 2 फुट की परिधि में ओक के पेड़ उगाए थे। इन पेड़ों के नीचे, जहां कोई झाड़ियां या किसी भी प्रकार का आवरण नहीं था, बाघ ने उसे वहां छिपाने का कोई प्रयास किए बिना अपने शिकार को वहां छोड़ दिया था। मैं केवल अपनी राइफल और कुछ कारतूस लेकर धीरे धीरे घसीटे जाने के निशानों का अनुसरण करने लगा था। फिर जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मेरी कमीज पसीने से भीगी हुई थी और मेरा गला सूख रहा था। इसलिए मैं कल्पना कर सकता हूं कि बाघ को कितनी प्यास लगी होगी और उसे बुझाने की उसकी इच्छा क्या होगी। मुझे स्वयं पानी की आवश्यकता होने पर मैं निकटतम जल स्रोत की ओर चल पड़ा, जहां मुझे बाघ के मिलने की भी संभावना थी। जिस नाले में मैंने भालू को गोली मारी थी वह दाहिनी ओर आधा मील की दूरी पर था और उसमें पानी था, लेकिन बाईं ओर एक और नाला था, तो मैंने पहले उसे आजमाने का फैसला किया। मैं इस नाले में 1 मील तक चला था और मैं एक बड़ी चट्टान पर आ गया था, जहां मैंने देखा कि बाघ मेरे सामने 20 गज की दूरी पर लेटा हुआ था। इस स्थान पर पानी का एक छोटा सा कुंड था और तालाब और दाहिने किनारे के बीच रेत की एक संकरी पट्टी पर बाघ लेटा हुआ था। यहां नाले ने दाहिनी ओर एक तीव्र मोड़ लिया और बाघ का कुछ हिस्सा यहां मेरी तरफ था और कुछ हिस्सा मोड़ के आसपास था। वह पूल की ओर पीठ करके लेटा हुआ था और मैं उसकी पूंछ और उसके पिछले पैरों का हिस्सा देख सकता था। मेरे और सोए हुए जानवर के बीच सूखी शाखाओं का एक बड़ा समूह था। बिना शोर मचाए इस बाधा से निपटना संभव नहीं था, ना ही बिना शोर मचाए तट की ओर से जाना संभव था। तो करना केवल यह था कि मुझे वहीं बैठ जाना था और बाघ के उठने का इंतजार करना था ताकि मैं उसे गोली मार सकूं। अपनी कड़ी मेहनत और अच्छी मात्रा में पानी पीने के बाद बाघ गहरी नींद में सो रहा था और आधे घंटे तक उसने कोई हलचल नहीं की। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया और उसके पैरों का थोड़ा और हिस्सा दिखाई देने लगा। इस स्थिति में वह कुछ मिनटों तक लेटा रहा और फिर खड़ा हो गया और मोड़ से हट गया। ट्रिगर पर उंगली रखकर मैं उसके दोबारा प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका शिकार मेरे पीछे की पहाड़ी पर था। कुछ मिनट बीते और फिर 100 गज दूर एक काकड़ भौंकता हुआ पहाड़ी से नीचे को भागा।
और थोड़ी देर बाद एक सांवर ने अलार्म कॉल दी। बाघ क्यों चला गया था मुझे नहीं पता, क्योंकि वह पहले ही उतनी एक्सरसाइज कर चुका था जितना किसी बाघ को करना चाहिए था। और यह ऐसा मामला नहीं था कि उसने मेरी गंध को सूंघ लिया हो, क्योंकि बाघों को सेंस ऑफ स्मेल यानी गंध की कोई अनुभूति नहीं होती है। हालांकि इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वह उस किल के लिए वापस लौट आएगा जिसे पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के लिए उसे इतना कष्ट सहना पड़ा था। और अब मैं वहां उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा। जिस तालाब में बाघ ने पानी पिया था उसका पानी बर्फ जैसा ठंडा था, और अपनी प्यास बुझाने के बाद मैंने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के करीब था जब मैं 10 गज पूर्व में और किल से थोड़ा दाहिने ओर एक ओक के पेड़ पर चढ़ गया था। बाघ पश्चिम से पहाड़ी पर आता और हमारे बीच किल का होना उचित नहीं था, क्योंकि बाघों की देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। पेड़ पर अपनी सीट से मुझे घाटी और उससे आगे की पहाड़ियों का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, और जब डूबता हुआ सूरज आग के एक बड़े गोले के रूप में दिखाई दे रहा था, तभी मैंने अपने नीचे घाटी में एक सांबर की अलार्म कॉल को सुना। बाघ आगे बढ़ रहा था और उसके पास किल तक पहुंचने के लिए काफी समय था, और अभी भी सटीक शूटिंग के लिए पर्याप्त दिन का उजाला बचा था। चंद्रमा अपनी तीसरी तिमाही यानी 3rd क्वार्टर में था, लेकिन हिमालय की तुलना में कहीं अधिक चमकदार तारे मुझे किल को देखने के लिए पर्याप्त रोशनी दे रहे थे, जो कि सफ़ेद रंग का था। शिकार का सिर मेरी ओर था, और अगर बाघ अभी आता और पिछले हिस्से को खाना शुरू कर देता तो मैं उसे नहीं देख पाता। लेकिन सफ़ेद रंग के किल पर ध्यान केंद्रित करने से और फिर उस पर गोली चलाने से जैसे ही किल दृश्य से गायब होता, बाघ को गोली लगने की संभावना 50-50 की थी। लेकिन यहाँ कोई आदमखोर टाइगर नहीं था जिसको मैं किसी भी कंडीशन में गोली मार सकता था। यहाँ एक मंदिर का बाघ यानी टेम्पल टाइगर था, जिसने कभी भी इंसानों का शिकार नहीं किया था और जिसने लगातार 4 दिनों में 4 मवेशियों को मार डाला था। लेकिन उसने जंगल कोड के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया था। उसे मारने से उन लोगों को फायदा होता जो उसके अत्याचारों से पीड़ित थे, लेकिन रात में एक अनिश्चित शॉट चलाना, केवल उसे घायल करने और उसे घंटों तक तड़पने के लिए छोड़ देना, या अगर उसका घाव ठीक नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थितियों में उसके एक आदमखोर बन जाने के पूरे चांसेस थे। तभी वहां बाघ आ गया। मैं उसे देख नहीं सका, लेकिन मुझे पता था कि वह आया था, क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। क्या वह किल के दूसरी ओर झुका हुआ था, और क्या उसका सिर मुझे देख रहा था? नहीं, यह संभव नहीं था, क्योंकि जब से मैंने पेड़ पर अपना स्थान बनाया था तब से मैं पेड़ का एक हिस्सा बन गया था। और जब बाघ जंगल में घूम रहे होते हैं तो वह हर पेड़ को स्कैन नहीं करते हैं, और फिर भी बाघ यहां था और वह मुझे देख रहा था। अब मेरे लिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त रोशनी थी, और बहुत सावधानी से मैंने अपने सामने की जमीन को स्कैन किया। फिर जैसे ही मैंने पीछे देखने के लिए अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया, मुझे बाघ दिखाई दिया। वह चांदनी के एक टुकड़े में किल के सामने अपने हुंकारों पर बैठा था, और उसका सिर मेरी ओर मुझे देख रहा था। जब बाघ ने मुझे उसकी ओर नीचे देखते हुए देखा तो उसने अपने कान चपटा कर लिए। फिर जैसे ही मैंने आगे कोई हलचल नहीं की, उसके कान फिर से अपनी सीधी स्थिति में आ गए। मैं इस बात की कल्पना कर सकता था कि टाइगर अपने आप से कह रहा होगा कि अच्छा, अब तुमने मुझे देख लिया है और तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि शॉट लेने के लिए मुझे आधा चक्कर लगाना होता, और बाघ को सचेत किए बिना ऐसा करना संभव नहीं होता, जो मुझे 15 फीट की दूरी से देख रहा था। हालांकि मेरे बाएं कंधे के ऊपर से गोली चलाने की संभावना थी, और मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया। राइफल मेरे घुटनों पर टिकी हुई थी और उसका थूथन बाईं ओर था, और जैसे ही मैंने उसे उठाया और दाईं ओर मोड़ना शुरू किया, और फिर बाघ ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर से अपने कान चपटे कर लिए। जब तक मैं स्थिर था तब तक वह इसी स्थिति में रहा, लेकिन जैसे ही मैंने राइफल फिर से घुमानी शुरू की, वह उठकर पीछे छाया में चला गया। खैर, इस बार भी बाघ ने निश्चित रूप से
एक और राउंड जीत लिया था। जब तक मैं पेड़ पर बैठा रहा वह वापस नहीं आया, लेकिन अगर मैं चला जाता तो वह वापस आ सकता था और अपने शिकार को वहां से हटा सकता था। और क्योंकि वह एक रात में पूरी गाय नहीं खा सकता था, इसलिए मेरे पास अगले दिन एक और मौका था। अब मेरे सामने प्रश्न ये था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। मैं उस दिन पहले ही लगभग 20 मील चल चुका था और जंगल के रास्ते वापस रेस्ट हाउस तक 8 मील और चलने की संभावना मुझ में नहीं थी। किसी अन्य इलाके में मैं शिकार से 2 या 300 गज की दूरी पर चला जाता था और ज़मीन पर शांति से सो जाता था, लेकिन इस इलाके में एक नरभक्षी तेंदुआ था और नरभक्षी तेंदुए रात में शिकार करते हैं। आज शाम को जब मैं पेड़ पर बैठा था तो मैंने दूर से मवेशियों की घंटियों की आवाज़ सुनी थी, जो या तो किसी गांव से या फिर किसी मवेशियों के अड्डे से आ रही थी। मैंने आवाज़ों को पहचान लिया था और अब मैं ये पता लगाने के लिए निकल पड़ा था कि ये कहाँ से आई थी। हिमालय में कैटल लिफ्टिंग अज्ञात है और पूरे कुमाऊं में जंगलों में कैटल स्टेशंस हैं, जो आसपास के ग्रेजिंग ग्राउंड्स के पास स्थित हैं। मैंने उन घंटियों का पता लगाया जो मैंने इनमें से एक स्टेशन पर सुनी थी। वहाँ एक बड़े खुले शेड में लगभग 100 मवेशी थे, जो एक मजबूत भंडार यानी लकड़ी के बैरियर से घिरा हुआ था। ये तथ्य कि कैटल स्टेशन जंगल की गहराई में था और बिना किसी सुरक्षा के था, पहाड़ी लोगों की ईमानदारी के बारे में बताता है। और यह इस बात का भी प्रमाण था कि मेरे आने तक डाबी दुरा क्षेत्र में मवेशियों के साथ बाघों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। रात में जंगल के सभी जानवर संदिग्ध होते हैं और अगर मुझे शेड के निवासियों की सुरक्षा में रात बितानी थी तो मुझे उनके स्वाभाविक संदेह को खत्म करना था। काला डूंगी में हमारे गांव के किराएदारों ने लगभग 900 गायों और भैंसों को रखा है और बचपन से ही मवेशियों से जुड़े होने के कारण मैं उनकी भाषा समझता था। बहुत धीरे धीरे चलते हुए और मवेशियों से बात करते हुए मैं शेड के पास पहुंचा और स्टॉकेड पर पहुंचकर धूम्रपान करने के लिए उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। जिस स्थान पर मैं बैठा था उसके पास कई गायें खड़ी थी और उनमें से एक अब आगे बढ़ी और बाड़े की सलाखों में अपना सिर डालकर उसने मेरे सिर के पिछले हिस्से को चाटना शुरू कर दिया। ये एक दोस्ताना भाव था, लेकिन एक गीला भाव, क्योंकि यहाँ 8000 फीट की ऊंचाई पर रातें ठंडी होती हैं। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद मैंने अपनी राइफल उतारी और उसे स्ट्रॉ से ढककर स्टॉकेड पर चढ़ गया था। सोने के लिए स्थान का चयन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता थी, क्योंकि यदि रात के समय कोई हंगामा होता और मवेशी इधर उधर भागने लगते तो जमीन पर सोना असुरक्षित होता। शेड के सेंटर के पास सोती हुई 2 गायों के बीच एक खुली जगह थी। मैं उन दोनों के बीच में लेट गया। रात के दौरान कोई हलचल नहीं हुई थी और रात की ठंड से बचने के लिए मुझे गायों के गर्म शरीर से राहत मिली थी। साथ में मेरी नाक को मवेशियों की शहद जैसी मीठी गंध ने सुकून दिया। मैं पूरी रात जंगल के बीच बाघों और आदमखोर तेंदुए के साये में शांति से सोया था। अगली सुबह सूरज अभी उग ही रहा था, तभी कुछ आवाजें सुनकर मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि 3 आदमी दूध की बाल्टी पकड़े हुए बाड़े की सलाखों से मुझे घूर रहे थे। पिछले दिन नाश्ते के बाद जो पानी मैंने बाग के तालाब में पिया था, उसके बाद से अब तक मेरे पेट में और कुछ नहीं गया था और मुझे अपने मवेशियों के साथ सोता हुआ पाकर आश्चर्य से उभरने के बाद उन पुरुषों ने मुझे जो गर्म दूध पिलाया वह बहुत स्वागत योग्य था। भोजन के लिए उनके गांव वापस जाने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए मैंने उनके भोजन और आवास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और स्नान और भोजन के लिए रेस्ट हाउस लौटने से पहले ये देखने के लिए निकल पड़ा कि बाघ अपने शिकार को अब कहाँ ले गया था। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि शिकार वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे मैंने उसे छोड़ा था और उसे गिद्धों और सुनहरे सिर वाले ईगल्स से बचाने के लिए शाखाओं से ढकने के बाद मैं रेस्ट हाउस को चल पड़ा। रेस्ट हाउस लौटा तो कोई मुझे देखकर हैरान नहीं हुआ और ना ही मुझसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा। एक गर्म स्नान तैयार था, साफ कपड़े बिछाए गए थे और अंदर बहुत ही कम समय में मैं नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ था।
नाश्ते के बाद मैं रेस्ट हाउस के सामने वाली खास पर बैठ गया और खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए आगे की योजनाएं बनाने लग पड़ा। मैं नैनीताल में अपने घर से केवल एक उद्देश्य के साथ निकला था, जो कि पन्नार के नरभक्षी तेंदुए को मारने का था। और जिस रात उसने चरवाहे को मंदिर के चबूतरे से खींचने की कोशिश की थी, उस रात से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया था। पुजारी, बनिया और दूर दराज के गांवों के सभी लोगों से जिनसे मैंने पूछताछ की थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मौके भी आए थे जब लंबे समय के लिए आदमखोर तेंदुआ गायब हो जाता था, और उनकी राय थी कि अब ऐसा एक दौर शुरू हो चुका था, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि ये कब तक चलेगा। जिस क्षेत्र पर आदमखोर काम कर रहा था वह बहुत बड़ा था, और वहाँ कुल मिला के 10 से 20 तेंदुए थे। उस क्षेत्र में एक तेंदुए को ढूंढना और उसे मार गिराना, जिसने अब मनुष्यों को मारना बंद कर दिया था, उसके बारे में कुछ जाने बिना कि उसे कहाँ खोजना है, एक निराशाजनक काम था। जहाँ तक आदमखोर तेंदुए को मारने का सवाल था, तो उसे मारने का मेरा मिशन फेल हो गया था, और डाबीधुरा में कुछ और दिन रहने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता। अब सवाल टेम्पल टाइगर को मारने का था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस बाघ को मारना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा उसका पीछा करना उसे अधिक मवेशियों को मारने के लिए प्रेरित कर रहा था। मेरे डाबीधुरा पहुंचने के दिन ही क्यों एक नर बाघ ने मवेशियों को मारना शुरू कर दिया था, ये कहना अभी संभव नहीं था, और मेरे चले जाने पर वह रुकेगा या नहीं, ये देखना भी बाकी था। मैंने बाघ द्वारा मवेशियों को मारने के लिए ग्रामीणों को अपनी ओर से मुआवजा दिया, और बाघ ने मुझे अब तक के सबसे दिलचस्प जंगल अनुभवों में से एक प्रदान किया था। ये पिछले 4 दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे, इसलिए मैंने अगली सुबह नैनीताल वापस जाने का सोचा। मैं अभी इस फैसले पर पहुंचा ही था कि मेरे पीछे से आवाज़ आई, सलाम साहब, मैं आपको यह बताने आया हूं कि बाघ ने मेरी एक गाय को मार डाला है। बाघ को गोली मारने का एक और मौका, और चाहे मैं इस बार उसे गोली मार पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली सुबह नैनीताल के लिए निकल जाऊंगा। इंसानों और भालुओं की दखल अंदाजी से परेशान होकर बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया था, और यह आखिरी शिकार डाबीदुरा पर्वत के पूर्वी हिस्से में हुआ था, उस जगह से काफ़ी दूर जहां मैं पिछली शाम उसके लिए बैठा था। किल के विपरीत दिशा में एक बड़ा ओक का पेड़ था। इस पेड़ पर मैंने बैठने का फैसला किया। किल खुले में पड़ा था। जब मेरे आदमी चाय के लिए पानी की केटली गर्म कर रहे थे, तो मैं ये देखने के लिए चारों ओर घूम रहा था कि क्या मुझे पैदल चलते हुए बाघ को देखने का मौका मिल सकता था या नहीं। मुझे यकीन था कि बाघ हमारे करीब था। मैंने 1 घंटे तक उसकी तलाश की, पर उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ सका। शाम 4 बजे मैंने अपने आदमियों को ये कहकर भेज दिया कि वह पहाड़ी के ऊपर एक गांव में जाएं और मेरा इंतज़ार करें, क्योंकि मेरा सूर्यास्त के बाद पेड़ में बैठने का कोई इरादा नहीं था। किल, जैसा कि मैंने कहा था, मुझसे 10 गज की दूरी पर खुले में पड़ा था। इसका पिछला भाग झाड़ियों के घने झुरमुट से लगभग 1 गज की दूरी पर था। मैं 1 घंटे तक उसी स्थिति में रहा और अपने दाहिने ओर रसबरी की झाड़ी पर कई लाल बुलबुलों को उन्हें खाते हुए देख रहा था। जब मैंने शिकार की ओर देखने के लिए अपनी आंख घुमाई, तो मैंने देखा कि बाघ का सिर झाड़ियों के झुरमुट से बाहर निकला हुआ था। वह स्पष्ट रूप से लेटा हुआ था, क्योंकि उसका सिर ज़मीन से सटा हुआ था और उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। पहले उसने अपना एक पंजा आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर बहुत धीरे धीरे और पेट को ज़मीन पर टिकाते हुए बाघ किल की तरफ बढ़ा। यहाँ वह कई मिनट तक बिना हिले डुले लेटा रहा। उसकी आंखें अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। फिर उसने गाय की पूंछ काट ली, उसे एक तरफ रख दिया और पीछे से उसे खाना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले भालू के साथ उसकी लड़ाई के बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह भूखा था और उसने गाय की स्किन को नज़रअंदाज करते हुए मांस के बड़े बड़े टुकड़े खाने लगा, मानो कि जैसे कोई आदमी सेब को बिना छीले हुए खाता है। राइफल मेरे घुटनों के पार बाघ की दिशा में थी।
और मुझे बस उसे अपने कंधे तक उठाना था। और ऐसा करने का मौका मुझे तब मिलता जब वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मुझसे दूर कर लेता। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि बाघ को अपने खतरे का अंदाज़ा था, क्योंकि मुझसे नज़रें हटाए बिना वह इत्मीनान से गाय को खाता रहा था। उसने लगभग 15 या 20 पाउंड मांस खा लिया था। जब बुलबुल रसबेरी की झाड़ी को छोड़कर 2 ब्लैक थ्रोटेड जेयस के साथ मिलकर उसके पीछे की झाड़ियों पर बैठ के गड़गड़ाहट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मेरे लिए समय आ गया था कार्रवाई करने का। अगर मैं राइफल को बहुत धीरे से उठाता तो शायद उसे यह हरकत नज़र नहीं आती। इसलिए जब पक्षी सबसे ज़ोर से चहचहा रहे थे, मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने थूथन 6 इंच ऊपर उठाया था, तभी बाघ पीछे की ओर खिसक गया, जैसे कि एक शक्तिशाली स्प्रिंग द्वारा उसे पीछे की ओर खींच लिया गया हो। कंधे पर राइफल और घुटनों पर अपनी कोहनियों को रखकर मैं अब बाघ के दूसरी बार उसके सिर को उठाने का इंतज़ार कर रहा था, और मुझे यकीन था कि वह अब ऐसा ही करेगा। कुछ मिनट बीत गए और फिर मैंने बाघ की आवाज़ सुनी। वह झाड़ियों के चारों ओर घूम गया था और अचानक पीछे से आकर अपने पंजों से खरोंचने लगा। मेरे लिए उसे देखना असंभव था। बाघ खुशी से बार बार गुर्राता रहा और पूरे जोश के साथ उसने पेड़ पर पंजा मारा, जबकि मैं अपनी शाखा पर बैठ रहा था और चुपचाप मन ही मन हंसता रहा। मैं जानता हूँ कि कौवों और बंदरों में हास्य की भावना होती है, लेकिन उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि बाघों में भी ये भावना होती है। न ही मुझे ये पता था कि एक जानवर के पास इतना सारा लक हो कैसे सकता है जो उस विशेष बाघ के पास था। 5 दिनों में उसने 5 गायों की हत्या कर दी थी, जिनमें से 4 को उसने दिन दिहाड़े मार डाला था। उन 5 दिनों में मैंने उसे 8 बार देखा था और 4 बार मैंने उस पर फायर किया था। और अब आधे घंटे तक मुझे घूरने और खाने के बाद वह उस पेड़ पर अपने पंजे मार रहा था जिस पर मैं बैठा था। बाघ बहुत अच्छी तरह से मुझे बता रहा था कि मुझ में उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं थी। एक तरह से अपनी ताकत दिखाते हुए वो मुझ पर हंस रहा था। मुझे अब उस पुजारी की बात याद आई जिसने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूँ भी तो भी उस टाइगर को नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि वह टाइगर सदा के लिए अमर था। बाघ अब अपने तरीके से पुजारी की बात की पुष्टि कर रहा था। खैर, हमने जो रोमांचक खेल खेला था उसमें बाघ ने हम दोनों में से किसी को भी चोट पहुंचाए बिना आखिरी चाल चली थी, लेकिन मैं उसे आखिरी हंसी की संतुष्टि नहीं देने वाला था। मैंने अपनी राइफल नीचे रखी और अपने हाथों को पकड़कर तब तक इंतज़ार किया जब तक कि उसने पंजे मारना बंद नहीं कर दिया था। और फिर वह ज़ोर से दहाड़ा। पहाड़ियों पर उसकी दहाड़ गूंज उठी और वह पूरी गति से पहाड़ी से नीचे चला गया। इस घटना ने मेरे लोगों को वहीं पहुंचा दिया जहां मैं था। हमने बाघ को अपनी पूंछ हवा में उठाकर भागते हुए देखा साहब, लोगों ने वहां पहुंचकर मुझसे कहा। और देखिए उसने पेड़ के साथ क्या किया है साहब। अगली सुबह मैंने डाबीधुरा में अपने सभी दोस्तों से विदाई ली और उन्हें आश्वासन दिया कि जब आदमखोर तेंदुआ दोबारा सक्रिय होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। शिकार के दौरान मैं बाद के वर्षों में कई बार डाबीधुरा गया था, परंतु मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी ने टेम्पल टाइगर का शिकार कर दिया था या बाघ ने किसी इंसान की जान ले ली थी। इसलिए मुझे आशा है कि समय के साथ ये बूढ़ा योद्धा एक बूढ़े सैनिक की तरह अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी टेम्पल टाइगर की। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसका दूसरा भाग जो है काफ़ी लेट लेके आया हूँ। कुछ समय के लिए वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि मेरे घर में शादी है और मैं जल्दी फ्री होऊंगा और मैं वापस से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और जितना प्यार आपने हमारे को दिया है वैसे ही देते रहिएगा। Soon 1 mile at a time will be touching 50,000 subscribers. Thank you very 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 much for all the love and support जो अभी तक आप लोगों ने हमें दिया है, और प्लीज़ मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी हमें देते रहिएगा। तो बस गुड नाइट, सी यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू।